हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर 5th सेमेस्टर के एक विषय प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन एंड सेकेंडरी एग्रीकल्चर एजी 505 का 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। और यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक आप लोग नहीं करते हैं भैया, लाइक कर दिया करिए, रिक्वेस्ट है आप लोगों से। तो चलिए देखते हैं आप पहला क्वेश्चन। तो 2-3 क्वेश्चन को मैंने एक ही क्वेश्चन मिला दिया, जो कि एक ही टॉपिक से रिलेटेड है। ग्रीन हाउस से आप क्या समझते हैं? ग्रीन हाउस के लाभ व हानियों के बारे में लिखिए। ग्रीन हाउस रूपरेखा तैयार करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखा जाता है? तो यह क्वेश्चन है, इसी को हम लोग देखेंगे। चलिए इसका आंसर देखते हैं। सबसे पहले जानेंगे ग्रीन हाउस की परिभाषा। ठीक है, क्या जानेंगे? ग्रीन हाउस की परिभाषा। तो ग्रीन हाउस एक ऐसी संरचना होती है, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ। ग्रीन हाउस एक ऐसी संरचना होती है जो पारदर्शी आवरण जैसे कांच या प्लास्टिक से बनी होती है, जिसका उपयोग पौधों को नियंत्रित वातावरण प्रदान करने के लिए किया जाता है। यह वातावरण तापमान, आर्द्रता, प्रकाश और वायु संचार को नियंत्रित करके पौधों को अनुकूल परिस्थिति प्रदान करता है, जिससे उनकी वृद्धि और उत्पादकता बढ़ती है। ठीक है, तो ग्रीन हाउस क्या होता है समझिएगा। ग्रीन हाउस एक प्रकार की संरचना होती है जो कि पारदर्शी आवरण वाला, पारदर्शी आवरण मतलब बाहर से भी हम लोग अंदर देख सके, इस प्रकार के आवरण द्वारा बनी, जैसे कांच प्लास्टिक हो गया, इसके द्वारा बनी एक संरचना होती है, जिसका उपयोग पौधों को नियंत्रित वातावरण प्रदान करने के लिए किया जाता है। यह वातावरण तापमान, आर्द्रता और प्रकाश, वायु संचार को नियंत्रित करके पौधों को अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करता है, जिससे उनकी वृद्धि और उत्पादकता बढ़ती है। ठीक है, तो यह तो हो गया ग्रीन हाउस की परिभाषा, क्या होता है ग्रीन हाउस। आगे देखेंगे इसका लाभ क्या है। प्रश्न पूरा था ग्रीन हाउस से आप क्या समझते हैं, ग्रीन हाउस के लाभ व हानियों के बारे में बताइए। ग्रीन हाउस रूपरेखा तैयार करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो ग्रीन हाउस क्या होता है हमने देख लिया। अब देखेंगे इसका लाभ क्या है। तो इसका लाभ है अनुकूल परिस्थितियां। ठीक है, ग्रीन हाउस पौधों को ठंड, गर्मी, बारिश, हवा और तूफान से बचाते हैं। पौधों को जैसी जलवायु चाहिए, जैसी परिस्थिति चाहिए, उसके अनुकूल उसको परिस्थिति देते हैं। ठीक है, बढ़ती वृद्धि, उत्पादकता। तो जब पौधे को नियंत्रित तापमान, आर्द्रता और प्रकाश स्तर मिलेगा तो पौधा तेजी से वृद्धि करेगा और अधिक उपज देगा। ठीक है, क्योंकि जब पौधे को जितनी मात्रा में धूप चाहिए, जितनी मात्रा में छांव चाहिए, जितनी मात्रा में पानी चाहिए, सब बराबर बराबर मात्रा में मिलेगा, तो पौधे का जो तापमान है और जो पौधे का उपज है और वृद्धि और तेजी से बढ़ेगा। आगे जल संरक्षण। तो ग्रीन हाउस में वाष्पीकरण कम होता है, जिससे पानी की बचत भी होती है और सिंचाई भी विभिन्न प्रकार के नियंत्रण की विधियों को अपनाकर किया जाता है। तो यह इसका लाभ है। आगे देखते हैं कीट और रोग से नियंत्रण। तो ग्रीन हाउस कीटों और रोगों से बचाव में मदद करता है, जिससे कीटनाशकों के उपयोग की आवश्यकता कम होती है। आप सीजन उत्पादन मतलब क्या है? मतलब बिना बिना सीजन के उत्पादन को बोल सकते हैं आप सीजन उत्पादन, मतलब जो सीजन बीत गया उसका उत्पादन करना। ठीक है, तो ग्रीन हाउस साल भर फल, सब्जी और फूलों का उत्पादन करने की अनुमति देता है। भले ही मौसम प्रतिकूल क्यों ना हो, भले ही मौसम जो है उसके अनुकूल क्यों ना हो, लेकिन ग्रीन हाउस के अंदर हम उसके अनुकूल मौसम बना देते हैं। ठीक है, आगे है अनुसंधान और शिक्षा। तो ग्रीन हाउस का उपयोग पौधे के अनुसंधान और शिक्षा के लिए भी किया जाता है। तो यह था इसका लाभ। इसकी हानि देखते हैं। इसकी हानि में पहला पॉइंट है उच्च लागत, मतलब इसको बनाने में अधिक खर्च होता है। ग्रीन हाउस का निर्माण और रखरखाव महंगा हो सकता है। ठीक है, आगे ऊर्जा की खपत। तो कुछ ग्रीन हाउस को गर्म करने या ठंडा करने की आवश्यकता होती है, जिससे पर्यावरणीय प्रभाव पड़ सकता है। आगे है रोगों का प्रसार। यदि उचित स्वच्छता प्रथाओं का पालन नहीं किया जाता तो ग्रीन हाउस में रोगों का तेजी से प्रसार हो जाता है। ठीक है, यदि स्वच्छता प्रथाओं का पालन नहीं किया जाएगा तो उसमें विभिन्न प्रकार के रोगों का प्रसार होता है, विभिन्न प्रकार के रोग लग जाते हैं। ठीक है, आगे जैव विविधता पर प्रभाव। तो ग्रीन हाउस प्राकृतिक आवासों को नष्ट कर सकते हैं और स्थानीय जैव विविधता को प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है, जो ग्रीन हाउस होते हैं या प्राकृतिक आवासों को नष्ट कर सकते हैं और स्थानीय जैव विविधता को प्रभावित कर सकते हैं। आगे ग्रीन हाउस रूपरेखा तैयार करते समय ध्यान देने योग्य बातें, जो कि मैं क्वेश्चन नहीं बताया था, सॉरी। ग्रीन हाउस रूपरेखा तैयार करते समय ध्यान देने योग्य बातें, कौन कौन सी ध्यान देने योग्य बातें हैं जिनका उपयोग हम लोग ग्रीन हाउस की रूपरेखा तैयार करते समय करेंगे। तो पहला है स्थान। तो ग्रीन हाउस को ऐसी ऐसी जगह पर बनाया जाना चाहिए जहां उसे पर्याप्त धूप मिले और हवा का अच्छा प्रवाह हो। ठीक है, ग्रीन हाउस को ऐसे स्थान पर बनाना चाहिए जहां पर उसे पर्याप्त धूप मिले और अच्छी हवा का प्रवाह हो। आगे आकार। तो ग्रीन हाउस का आकार उपलब्ध स्थान, जलवायु और उगाई जाने वाली फसलों की
फसलों पर निर्भर करता है। ठीक है, जो ग्रीन हाउस है उसका आकार, उपलब्ध स्थान, जलवायु और उगाई जाने वाली जो फसलें हैं उन पर निर्भर करता है। आगे आवरण सामग्री, तो कांच, प्लास्टिक या पॉलीकार्बोनेट जैसी विभिन्न प्रकार की आवरण सामग्री उपलब्ध है, जिनमें से प्रत्येक के अपने अपने फायदे और नुकसान होते हैं, तो इस प्रकार से इनका यूज किया जाता है। आगे तापमान नियंत्रण, तो ग्रीन हाउस को गर्म या ठंडा करने के लिए विभिन्न प्रकार के तापमान नियंत्रण प्रणालियों का उपयोग किया जा सकता है। उसके बाद अगला पॉइंट है वेंटिलेशन। ध्यान समझिएगा मैं क्या बता रहा हूँ, ग्रीन हाउस का रूपरेखा तैयार करते समय ध्यान देने को किन किन बातों को ध्यान दिया जाता है इसको मैं बता रहा हूँ। जैसे आप ग्रीन हाउस बना रहे हैं तो उन्हें क्या क्या बातों को ध्यान देंगे, उसमें वेंटिलेशन की व्यवस्था भी करेंगे। ग्रीन हाउस में उचित वेंटिलेशन आवश्यक है ताकि तापमान और आर्द्रता को नियंत्रित किया जा सके और रोगों को रोका जा सके। आगे सिंचाई, तो ग्रीन हाउस में पौधों को पानी देने के लिए विभिन्न प्रकार की सिंचाई प्रणालियों का उपयोग किया जाता है। आगे हम लोग देखेंगे विभिन्न प्रकार की सिंचाई प्रणाली कौन कौन सी है। और अगला पॉइंट है कीट और रोग नियंत्रण। तो ग्रीन हाउस में कीट और रोगों को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग किया जाता है, जैसे कि जैविक नियंत्रण, फेरोमोन ट्रैप का और कीटनाशक आदि का यूज किया जाता है। तो ये पहला क्वेश्चन जो था वो पूरा कंप्लीट हो चुका है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया है। आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। सारी ये नया नया सिस्टम है, इसमें सब समझ में नहीं आता है कहाँ से हो जा रहा है सब। क्वेश्चन है ग्रीन हाउस वेंटिलेशन क्या है, ग्रीन हाउस के विभिन्न प्रकार के वेंटिलेशन की व्याख्या कीजिए। देखिए यहाँ पर वेंटिलेशन हो गया। अब देखिए क्वेश्चन मैं नहीं लिखने वाला था फिर भी मैं लिख दिया जल्दी जल्दी में, तो आप लोग क्वेश्चन क्या लिखा है इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, क्या कहने का मतलब उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है कि ग्रीन हाउस वेंटिलेशन क्या है, ग्रीन हाउस के विभिन्न ग्रीन हाउस वेंटिलेशन के विभिन्न प्रकार के वेंटिलेशन की व्याख्या कीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं ग्रीन हाउस वेंटिलेशन क्या है। तो ग्रीन हाउस वेंटिलेशन ग्रीन हाउस के अंदर और बाहर की हवा के आदान प्रदान की एक प्रक्रिया है। तो ग्रीन हाउस वेंटिलेशन क्या है, तो ग्रीन हाउस वेंटिलेशन ग्रीन हाउस के अंदर अंदर और बाहर हवा के आदान प्रदान की एक प्रक्रिया है। यह ग्रीन हाउस के अंदर तापमान, आर्द्रता और कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये जो ग्रीन हाउस होता है, यह ग्रीन हाउस के अंदर तापमान, आर्द्रता और कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो पौधे की वृद्धि और विकास के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करता है। जो पौधे की वृद्धि और विकास के लिए क्या करता है, अनुकूल वातावरण तैयार करता है। चलिए देखते हैं ग्रीन हाउस में विभिन्न प्रकार के वेंटिलेशन। ग्रीन हाउस में प्रयोग होने वाली विभिन्न प्रकार के वेंटिलेशन कौन कौन से, हिंदी में संवातन बोला जाता है। ठीक है, हिंदी में संवातन बोला जाता है। पहला है प्राकृतिक वेंटिलेशन, दूसरा यांत्रिक, तीसरा मिक्स। प्राकृतिक वेंटिलेशन क्या होता है समझिएगा, जैसे आपके घर में खिड़की हो गया, दरवाजा हो गया, ये सब क्या है, इन सभी जैसे खिड़की दरवाजा किसी प्रकार का डिजाइन निकाल कर उसमें हवा आने जाने के लिए व्यवस्था बनाना है, या क्या गया प्राकृतिक हो गया। कृत्रिम जो यांत्रिक क्या हो गया, पंखा लगाना, ब्लोअर लगाना, एडजस्ट फैन लगाना, ये सब क्या है, ये सब यांत्रिक है। ठीक है, तो प्राकृतिक देखते हैं। तो यह वेंटिलेशन ग्रीन हाउस के डिजाइन का उपयोग करके हवा के प्राकृतिक प्रवाह को बढ़ावा देता है। इसमें छत और दीवारों में वेंट, चिमनी और रिज वेंट शामिल होता है। प्राकृतिक वेंटिलेशन सबसे किफायती और टिकाऊ विकल्प होता है, लेकिन यह जो होता है प्राकृतिक वेंटिलेशन, ये पर्याप्त मात्रा में वेंटिलेशन नहीं प्रदान कर पाता, पर्याप्त मात्रा में हवा नहीं प्रदान कर पाता है, खास करके गर्म या आर्द्र जलवायु में। खास करके यह गर्म और आर्द्र जलवायु में जो जितना पर्याप्त मात्रा में वेंटिलेशन चाहिए उतना वेंटिलेशन नहीं दे पाता है, क्योंकि जब हवा चलेगा तभी तो खिड़की दरवाजा जो भी स्थान रहेगा हवा के लिए वो हवा को अंदर लेगा। तो इसलिए यह जो होता है सस्ता तो है, लेकिन उपयुक्त मात्रा में, जितनी मात्रा में चाहिए उतनी मात्रा में वेंटिलेशन प्रदान नहीं कर पाता। आगे दूसरा है यांत्रिक वेंटिलेशन। ठीक है, तो इस वेंटिलेशन में पंखा, ब्लोअर और निकास पंखे या एडजस्ट फैन बोल सकते हैं जैसे उपकरणों का उपयोग किया जाता है, जो ग्रीन हाउस के अंदर और बाहर हवा को खींचने और धकेलने के लिए की जाती है। यांत्रिक वेंटिलेशन प्राकृतिक वेंटिलेशन की तुलना में अधिक नियंत्रण प्रदान करता है और यह गर्म और आर्द्र जलवायु में भी पर्याप्त वेंटिलेशन प्रदान कर सकता है। ठीक है, तो जो मैंने नेचुरल बताया, प्राकृतिक बताया, यह जो होता है उसमें जितनी मात्रा में चाहिए उतनी मात्रा में वेंटिलेशन नहीं हो पाता, लेकिन जो यांत्रिक होता है इसमें जितनी मात्रा में चाहिए उतनी मात्रा में वेंटिलेशन भी होता है। इसके लिए ब्लोअर भी लगाए जाते हैं, एग्जॉस्ट फैन लगाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के उपकरण लगाए जाते हैं, यंत्र लगाए जाते हैं। आगे मिश्रित वेंटिलेशन, तो इसमें दोनों, देखिए मैं यहाँ पे मिश्रित लिख दिया ताकि आप लोग को अच्छे समझ में आ जाए। ठीक है, मिश्रित वेंटिलेशन मतलब क्या है, इसमें प्राकृतिक और यांत्रिक दोनों वेंटिलेशन का संयोजन से उपयोग किया जाएगा। ठीक है, मतलब एक साथ मिलाकर उपयोग किया जाएगा। ठीक है, तो यह प्राकृतिक और यांत्रिक वेंटिलेशन के संयोजन का उपयोग है। यह उन ग्रीन हाउस के लिए एक अच्छा विकल्प है जिनके लिए विभिन्न मौसमों या जलवायु परिस्थितियों में वेंटिलेशन की आवश्यकता होती है। अब बात आती है कि ग्रीन हाउस में वेंटिलेशन जोड़ते समय किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहले ग्रीन हाउस के आकार पर ध्यान देना चाहिए, वहाँ के स्थानीय जलवायु पर ध्यान देना चाहिए, उगाई जाने वाली फसल पर ध्यान देना चाहिए, अपने बजट पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है,
अब देखेंगे ग्रीन हाउस वेंटिलेशन के लाभ। तो ग्रीन हाउस वेंटिलेशन के क्या लाभ है? पहला, तापमान नियंत्रण। तो ग्रीन हाउस जो होता है, ग्रीन हाउस वेंटिलेशन या ग्रीन हाउस के अंदर तापमान को नियंत्रित करने में मदद करता है, जो पौधे की वृद्धि और विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करते हैं। ठीक है। आगे है आर्द्रता नियंत्रण। ठीक है, आर्द्रता नियंत्रण। तो यह ग्रीन हाउस में आर्द्रता को नियंत्रित करने में मदद करता है, जो फंगल रोगों को रोकने में मदद करता है। ठीक है, फंगल द्वारा होने वाले जो भी रोग हैं उनको नियंत्रित करने में मदद करते हैं, और ये प्रकाश संश्लेषण को भी बढ़ावा देते हैं। आगे कीट और रोग नियंत्रण। तो यह ग्रीन हाउस के अंदर हवा के प्रवाह को बढ़ाकर कीट और रोगों को नियंत्रित करने में मदद करता है। आगे है ग्रीन हाउस वेंटिलेशन के नुकसान। तो ऊर्जा की खपत। यांत्रिक वेंटिलेशन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिससे परिचालन लागत बढ़ जाती है। पानी का नुकसान। तो वेंटिलेशन ग्रीन हाउस से नमी को बाहर निकाल सकता है, जिसके लिए अतिरिक्त सिंचाई की आवश्यकता हो सकती है। आगे पर्यावरणीय प्रभाव। तो वेंटिलेशन ग्रीन हाउस से गर्म हवा को बाहर निकाल सकता है, जिससे हीटिंग लागत बढ़ जाती है। ठीक है। आप लोग को कूलिंग एंड हीटिंग पर्पज पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर पढ़ लीजिएगा। यदि मैं नहीं पढ़ा पाया तो भी इस पर यदि आप लोग 30 लाइक करेंगे तो ही अगला वीडियो आएगा। मैंने पीछे बोला था 40 लाइक के लिए, उसका मैं नहीं, उसको मैंने छोड़ दिया कि आने दीजिए, 40 लाइक नहीं हुआ, 60 क्वेश्चन था। बट ये लॉन्ग वाला, इस पर यदि आप लोग 30 क्वेश्चन करेंगे उसके बाद ही अगला वीडियो आएगा। ये डन है। आगे निष्कर्ष। तो ग्रीन हाउस वेंटिलेशन पौधे की वृद्धि और विकास के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण होता है। ग्रीन हाउस के लिए वेंटिलेशन का प्रकार चुनते समय कई कारकों पर विचार करना चाहिए, जैसे कि ग्रीन हाउस के आकार पर और स्थानीय जलवायु पर, उगाई जाने वाली फसल और बजट पर। ठीक है। तो यह था ग्रीन हाउस वेंटिलेशन क्या है, ग्रीन हाउस वेंटिलेशन के बारे में व्याख्या करना था। व्याख्या में हम लोगों ने देखा उसका लाभ और हानि देखा। वेंटिलेशन के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसको भी देखा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस में पौधे की स्वस्थ बढ़वार के लिए उपयुक्त वातावरण को लिखिए। ठीक है, ग्रीन हाउस में पौधों की स्वस्थ बढ़वार के लिए उपयुक्त वातावरण को लिखिए। तो ग्रीन हाउस में पौधे की स्वस्थ वृद्धि के लिए उपयुक्त वातावरण निम्न है, जिसमें पहला तापमान। तो विभिन्न पौधों को विभिन्न तापमानों की आवश्यकता होती है। जो विभिन्न प्रकार के पौधे होते हैं, अलग अलग पौधे को अलग अलग तापमान की आवश्यकता होती है। सामान्य तौर पर अधिकांश पौधे को 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान की आवश्यकता होती है। ग्रीन हाउस में तापमान को थर्मोस्टेट या हीटर और पंखे का उपयोग करके नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, जो ग्रीन हाउस होता है उसमें तापमान को थर्मोस्टेट या थर्मोस्टेट या हीटर के और पंखे का उपयोग करके नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, तो पहला था तापमान। अगला है आर्द्रता। ठीक है, ह्यूमिडिटी। तो पौधे को 50 से 70% के बीच आर्द्रता की आवश्यकता होती है। बहुत कम आर्द्रता पौधे को निर्जलीकरण का कारण बन सकती है, जबकि बहुत अधिक आर्द्रता रोगों का कारण बन सकता है। मतलब पौधे को उपयुक्त मात्रा में नमी चाहिए, बहुत कम नमी जो रहेगा तो वह पौधे के अंदर जल को पूरी तरह से सोख सकता है, और ज़्यादा नमी हो जाएगा तो पौधे के अंदर रोग कीट लगने लगेंगे। ठीक है। ग्रीन हाउस में आर्द्रता को ह्यूमिडिफायर का उपयोग करके नियंत्रित किया जाता है। ठीक है। आगे है प्रकाश। तो पौधे को प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। अधिकांश पौधे को दिन में 6 से 8 घंटे प्रकाश की आवश्यकता होती है। ग्रीन हाउस में प्रकाश को पारदर्शी आवरण सामग्री जैसे कि कांच, प्लास्टिक का उपयोग करके प्रदान किया जाता है। आगे कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था का उपयोग करके पूरक प्रकाश भी प्रदान किया जा सकता है। ठीक है, मतलब कहने का है कि जो कृत्रिम प्रकाश होता है उस व्यवस्था का प्रयोग करके हम पूरक प्रकाश भी प्रदान कर सकते हैं। आगे वायु संचार। तो पौधे को कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के आदान प्रदान के लिए वायु संचार की आवश्यकता होती है। ग्रीन हाउस में वायु संचार के लिए वेंट पंखे और छत के पंखे का उपयोग किया पर बढ़ावा दिया जाता है। आगे पानी। तो पौधे को अपनी वृद्धि और विकास के लिए पानी की आवश्यकता होती है। ग्रीन हाउस में पौधों की सिंचाई प्रणाली का उपयोग करके पानी दिया जा सकता है। सिंचाई की मात्रा और आवृत्ति पौधे की प्रजाति, तापमान, आर्द्रता और मिट्टी की नमी पर निर्भर करता है। आगे है मिट्टी। तो पौधे को अपनी वृद्धि और विकास के लिए पोषक तत्वों से भरपूर मिट्टी की आवश्यकता होती है। ग्रीन हाउस में मिट्टी मिश्रण खाद और उर्वरकों का उपयोग करके तैयार किया जाता है। और अगला पॉइंट है, मिट्टी की गुणवत्ता को नियमित रूप से परीक्षण किया जाना चाहिए और आवश्यकता अनुसार समायोजित किया जाना चाहिए। आगे कीट और रोग नियंत्रण। तो ग्रीन हाउस में कीट और रोगों का प्रसार एक आम समस्या होता है। कीटों और रोगों को नियंत्रित करने के लिए IPM एकीकृत कीट प्रबंधन रणनीतियों का उपयोग किया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्रीन हाउस में एकीकृत रोग नियंत्रण को कैसे प्रभावित करेंगे। तो आप लोग 30 लाइक कर देंगे तो उसके बाद उसको बताया जाएगा। IPM में निवारक उपाय जैसे कि स्वच्छता, जैविक नियंत्रण और कम विषाक्त कीटनाशकों का उपयोग शामिल होता है। ठीक है, 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चौथा क्वेश्चन है, थोड़ा सा नींद भी आ रहा है क्योंकि थोड़ा सा रात भर जाग गए हैं। आगे ग्रीन हाउस के लिए स्थल चयन। तो यदि आपको कहीं पर ग्रीन हाउस का चयन करना है, ग्रीन हाउस बनाना है, तो उसके लिए स्थल का चयन कैसे करेंगे। ठीक है, तो महत्वपूर्ण कारक ग्रीन हाउस का स्थान इसकी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, ग्रीन हाउस का स्थान इसकी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
इसके लिए उपयुक्त स्थान का चयन करना चाहिए। ठीक है, उपयुक्त स्थान का चयन कैसे करेंगे, तो देखिए मैं थोड़ा सा पहले समझाता हूँ, फिर उसके बाद में यह जो टॉपिक है इस पर आऊँगा। ठीक है, इस टॉपिक पे हम लोग बाद में आएंगे, पहले मैं जो बना उसको सुनिएगा। तो ग्रीन हाउस के लिए हमें ऐसे स्थान का चयन करना चाहिए जो बाजार से नज़दीक हो, बाजार जहाँ से सुविधापूर्ण हो, जहाँ से उपयोगी क्रय के जो सामान, जो खरीदने के सामान हो, वो हम लोग ला सकें और अपना जो उपज है वो पैदा होने के बाद उसी स्थान पर जाकर बेच भी सकें, मतलब बेचने में कठिनाई ना हो। ग्रीन हाउस के निर्माण स्थल पर संचार के साधन होने चाहिए, जैसे सड़क की व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, टेलीफोन की व्यवस्था होनी चाहिए, इन सभी की व्यवस्था होनी चाहिए। ग्रीन हाउस की स्थापना किसी अन्य व्यापार की स्थापना जैसे ही होती है। ठीक है, अच्छी गुणवत्ता का जल और समुचित मात्रा में विद्युत फ्री होना चाहिए, ऐसे स्थान का चुनाव करना चाहिए हमें। प्रस्तावित स्थान किसी कारखाने के आसपास या वायु की दिशा में नहीं होनी चाहिए। यह पौधे को प्रदूषण से प्रभाव से बचाने के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, तो ऐसे स्थान का हमें चयन करना चाहिए, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया। अब इसमें देखते हैं, अभी कुछ समझ में आ जाएगा आप लोगों को, और जो थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है। तो ग्रीन हाउस का स्थान इसकी सफलता महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उपयुक्त स्थान चुनने से तापमान, प्रकाश, उपयुक्त स्थान चुनने से तापमान, प्रकाश, जलवायु, जल उपलब्धता और जिससे फसल उत्पादकता और लाभप्रदता में वृद्धि होती है। ग्रीन हाउस के लिए स्थल चयन करते समय निम्नलिखित बातों पर विचार किया जाता है। तो कौन कौन सी बातें? पहला, जलवायु। तो ग्रीन हाउस को ऐसे स्थान पर बनाया जाना चाहिए जहाँ जलवायु फसलों की आवश्यकताओं के अनुकूल, मतलब जैसे हमारी फसल को जलवायु चाहिए उसके अनुकूल हो। यह विचार करना महत्वपूर्ण है कि क्षेत्र में औसत तापमान, वर्षा, धूप और हवा की गति क्या है। अगला पॉइंट है, अत्यधिक ठंड या गर्म जलवायु से बचना चाहिए, क्योंकि इसके लिए तापमान नियंत्रण प्रणाली में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, अगला पॉइंट है प्रकाश। तो पौधे को प्रकाश संश्लेषण के लिए पर्याप्त प्रकाश की आवश्यकता होती है। ग्रीन हाउस में एक ऐसी जगह पर बनाया जाना चाहिए जहां उसे दिन में कम से कम 6 घंटे सीधी धूप मिल सके। यदि आवश्यक हो तो पूरक प्रकाश व्यवस्था प्रदान करने के लिए कृत्रिम रोशनी का प्रयोग किया जाना चाहिए। आगे है जल। ठीक है, जल। तो ग्रीन हाउस में पौधे को सिंचाई के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। ग्रीन हाउस को ऐसी जगह पर बनाया जाना चाहिए जहाँ पर पानी की आसानी से उपलब्धता हो सके। आगे है जल को स्रोतों की गुणवत्ता। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि दूषित पानी पौधों को नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है, क्योंकि दूषित पानी जो होता है पौधों को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए जल के जो स्रोत होते हैं वह गुणवत्ता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। आगे देखेंगे मिट्टी। तो पौधे की अपनी वृद्धि और विकास के लिए अच्छी गुणवत्ता वाली मिट्टी की आवश्यकता होती है। ग्रीन हाउस को ऐसी जगह पर बनाया जाना चाहिए जहाँ मिट्टी उपजाऊ हो, अच्छी जल निकासी हो और पौधे के पोषक तत्वों से भरपूर हो। ठीक है, यदि आवश्यक हो तो मिट्टी गुणवत्ता में सुधार के लिए मिट्टी के संशोधन का उपयोग भी कर सकते हैं। आगे परिवहन। तो ग्रीन हाउस को ऐसी जगह पर बनाया जाना चाहिए जहाँ परिवहन सुविधाएं आसानी से उपलब्ध हो सके, मतलब आवाजाही की जो सुविधा है वो आसानी से हो सके, और यह महत्वपूर्ण है कि उत्पादों को बाजार में आसानी से ले जाया जा सके और आवश्यक सामग्री और उपकरणों को ग्रीन हाउस तक पहुँचाया जा सके। आगे लागत। तो ग्रीन हाउस के लिए भूमि की लागत एक महत्वपूर्ण कारक है। ग्रीन हाउस को ऐसी जगह पर बनाया जाना चाहिए जहां भूमि सस्ती हो। निर्माण की लागत और ग्रीन हाउस के संचालन की लागत पर भी विचार करनी चाहिए। मतलब लागत कोई बताया नहीं गया, बस इतना बताया गया कि हमें ग्रीन हाउस ऐसे स्थान पर बनाना चाहिए जहाँ पर जमीन सस्ती हो। ठीक, आगे बाजार। तो ग्रीन हाउस को ऐसी जगह पर बनाना चाहिए जहाँ उत्पादों के लिए अच्छा बाजार हो। या महत्वपूर्ण है कि उत्पादों को आसानी से बेचा जा सके और लाभदायक मूल्य प्राप्त किया जा सके। आगे क्रय कानून और नियम। ठीक है, क्या है? कानून और नियम। तो ग्रीन हाउस के निर्माण और संचालन पर लागू होने वाले कानूनों और नियमों का पालन करना महत्वपूर्ण होता है। इससे जमीन के उपयोग, पर्यावरणीय अनुपालन और भवन सुरक्षा से संबंधित नियम शामिल हो सकते हैं। ठीक है, आगे ग्रीन हाउस में प्रयोग होने वाली विभिन्न सिंचाइयों के बारे में बताइए, जो कि 5वां क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है। तो पहला है ड्रिप सिंचाई। तो यह सबसे आम और जल कुशल सिंचाई है। इसमें पानी की धीमी गति से ट्यूबों और डिपरों के माध्यम से पौधों की जड़ों तक पानी को पहुंचाया जाता है। ठीक है, यह मिट्टी की छड़ को कम करते हैं, पत्तियों को गीला होने से बचाते हैं, रोकते हैं। ठीक है, जिससे रोगों का खतरा कम होता है और पोषक तत्वों के नुकसान का प्रभाव भी कम होता है। आगे है ड्रिप सिंचाई। सभी प्रकार की मिट्टी और ढलानों के लिए उपयुक्त होती है। जो ड्रिप इरिगेशन होती है सभी प्रकार की मिट्टी और जलवायु ढलानों के लिए उपयुक्त होती है। आगे स्प्रिंकलर सिंचाई। तो इस प्रणाली में पानी को हवा में छिड़का जाता है, जो पौधे पर आमतौर पर मिट्टी पर समान रूप से गिरता है। यह कम श्रम ग्रहण और बड़े क्षेत्रों में जल्दी से उसे सिंचित कर सकती है। हालांकि स्प्रिंकलर सिंचाई में पानी का नुकसान हो सकता है, खास करके हवादार परिस्थिति में, और यह पत्ती को गीला कर सकता है, जिससे रोगों का खतरा बढ़ जाता है। आगे फ्लूड सिंचाई। तो इस प्रणाली में खेतों को पानी से भर दिया जाता है, जिसके बाद धीरे धीरे यह निकलने दिया जाता है। यह कम लागत वाली सिंचाई विधि है जो बड़ी मात्रा में मिट्टी को जल्दी से संचित कर लेती है। हालांकि फ्लूड सिंचाई में पानी का उपयोग अत्यधिक हो सकता है,
मिट्टी का क्षरण हो सकता है और पोषक तत्वों का नुकसान भी हो सकता है। आगे उप सतह सिंचाई, तो इस प्रणाली में पानी को मिट्टी की सतह के नीचे दबाकर जड़ों तक पानी पहुंचाया जाता है। यह पानी के नुकसान को कम करता है, पत्तियों को गीला होने से रोकता है और मिट्टी के तापमान को नियंत्रित करने में मदद करता है। उप सतह सिंचाई स्थापित करना और बनाए रखना अधिक जटिल हो सकता है और यह सभी प्रकार की मिट्टी के लिए उपयुक्त नहीं होता है। ठीक है, देखिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, आप लोग मैनेज करिएगा भाई, थोड़ा सा प्रॉब्लम है अभी इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रहे हैं। आगे ऊर्ध्वाधर सिंचाई, तो इस प्रणाली में पौधे को ऊर्ध्वाधर रूप से व्यवस्थित किया जाता है और पानी को पौधे की जड़ों तक पहुँचाने के लिए पाइप या नालियों का उपयोग किया जाता है। यह कम जगह घेरती है और पानी और पोषक तत्वों के उपयोग को कुशल बनाती है। आगे ऊर्ध्वाधर सिंचाई स्थापित करना और बनाए रखना जटिल हो सकता है और सभी प्रकार के पौधे के लिए उपयुक्त नहीं होता है। ग्रीन हाउस के लिए सिंचाई प्रणाली को चुनाव करते समय कई कारकों पर ध्यान दिया जाता है, जिसमें विचार करने योग्य कारक है ग्रीन हाउस का आकार और प्रकार, उगाई जाने वाली फसल, मिट्टी और फसल, जलवायु और मिट्टी की स्थिति, उपलब्ध पानी और ऊर्जा की मात्रा, श्रम और लागत। ठीक है, तो यह थे 5 क्वेश्चन लॉन्ग वाले जो कि मैंने आप लोग को बताया। उम्मीद करते हैं पांचों क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों का शेयर जरूर कीजिएगा, 30 लाइक जरूर कर दीजिएगा कम से कम। धन्यवाद, जय हिंद।